समझा। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने, उनकी आर्थिक महत्वाकांक्षा थी, आर्थिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बनाना शुरू किया। इस इकोसिस्टम को बनाने के क्रम में कई लोगों के हित प्रभावित हुए, दुष्प्रभावित हुए, कई समूह मुख्य धारा से और कटने छटने लगे। इसी क्रम में हुआ, ये जनजातीय समूह खुद को अपमानित और पददलित और ज्यादा महसूस करने लगा। दरअसल जो जनजातीय समाज था वह स्वनिर्भर था, स्वावलंबी था, जल जंगल जमीन से उसका गहरा नाता था, उस पर उसका अधिकार था, उसका वह संरक्षण करता था और वही उसके जीवन का अवलंब था। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए इस पूरी की पूरी श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश की। दरअसल वह खनिजों की खोज में, वन लकड़ी की खोज में, अधिक से अधिक कृषि भूमि प्राप्त करने की दिशा में लग गए, रेल लाइन बिछाने की क्रिया में लग गए। फलतः जनजातीय समाज का हित प्रभावित होने लगा और इसी क्रम में कुछ विद्रोह हुए, जिसमें एक विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 ईस्वी के क्षेत्र के बीच हुआ। यह संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में यह विद्रोह घटित हुआ, है ना। रमन आहारी और जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी इसके नेतृत्व करता थे। कारण क्या था? ब्रिटिशर्स का प्रवेश, है ना। ब्रिटिशर्स वही अपने आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इनको इनके अधिकारों से वंचित करने लगे। भूमि पर इनके अधिकार, जल पर इनके अधिकार, जंगल पर इनके अधिकार से वंचित करने लगे। साथ ही जब ये आए, ब्रिटिशर्स आए, तो साथ में स्थानीय लोग भी आने लगे, जिनमें साहूकार थे, जिनमें जमींदार थे। नई किस्म की पद्धति लागू की जाने लगी, है ना। इन्हें ये दीकू कहते थे और संसाधनों पर इनके कब्जा करने लगे, है ना। अब अंग्रेजों के विरुद्ध यह आदिवासियों का पहला महत्वपूर्ण संघर्ष था। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए दामिने कोह की स्थापना की और इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। दामिने कोह भागलपुर से लेकर राजमहल तक के क्षेत्र को दामिने कोह कहते हैं। यह दामिने कोह वस्तुतः अरबी फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है पर्वत का अंचल। यह पूरा का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और जंगल की प्रचुरता है। अंग्रेजों का दृष्टिकोण यह था कि इस क्षेत्र से जो जंगल है उसको साफ कर अधिकाधिक कृषि भूमि को प्राप्त किया जाए और स्थानीय लोगों को देकर या फिर जमींदारों के माध्यम से इन पर खेती करवाई जाए और इससे राजस्व की अधिकाधिक वसूली हो। तो इसका प्रतिरोध हुआ पहाड़िया समुदाय के द्वारा। फिर उसके बाद तिलका माझी विद्रोह हुआ। तिलका माझी विद्रोह, इसका क्षेत्र था भागलपुर, है ना। आज तिलका माझी के ही नाम पर तिलका माझी विश्वविद्यालय भागलपुर में अवस्थित है। इसे जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। जबरा पहाड़िया बहुत फुर्तीला, इसका तात्पर्य यह हुआ बहुत फुर्तीला हो, जो अंग्रेजों पर तुरंत आक्रमण करता था और बिजली की गति से वह जंगल में जाकर लुप्त हो जाता था। उसकी गुरिल्ला प्रणाली थी, बहुत सूझबूझ, बहुत अधिक चपलता थी, है ना। इस वजह से इन्हें तिलका माझी को जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा जब इनकी भूमि को हड़पा जाने लगा तब, और जो ब्रिटिश नीतियां थी वह इन जनजातीय समुदायों के प्रतिकूल थी और संसाधनों पर जो लगातार दोहन किया जा रहा था उन सब के प्रतिरोध में तिलका माझी ने यह आंदोलन शुरू किया। ज्यादातर जनजातीय आंदोलनों के पीछे यही कारण थे। तिलका माझी, आपको बताया कि गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया। ऑगस्टस क्लीवलैंड थे उस समय भागलपुर के कलेक्टर।
इसकी हत्या इन्होंने तीर मारकर कर दी, है ना। 1785 ईस्वी में पकड़ा गया इन्हें और भागलपुर में बरगद के एक पेड़ पर सरेआम इन्हें फांसी दी गई। कहा जाता है कि वह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम शहीद आदिवासी थे। फिर है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह यह 1789 से 1832 के मध्य हुआ। छोटा नागपुर का जो तमाड़ क्षेत्र है वहीं पर यह विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व भोलानाथ सिंह, विष्णु मानकी और मौजी मानकी ने किया था। इसका कारण क्या था? कारण था वही इनके क्षेत्र में जो दीकू लोग पहुंच गए थे, जमींदार, साहूकार वगैरह, इनका आर्थिक दोहन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे और इसके फलस्वरूप इनके बीच प्रतिक्रिया हुई, है ना। जमींदार लगातार अत्याचार कर रहे थे। यह विद्रोह 6 चरणों में चला। मुख्य रूप से यह उरांव जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। तमाड़ विद्रोह उरांव जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। मुंडा आदिवासियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए मेजर रफसेज और कर्नल जोन्स को भेजा, है ना। तो यह तमाड़ विद्रोह से संबंधित तथ्य थे। आगे हम आए चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802 के बीच हुआ और यह पलामू के क्षेत्र में हुआ। नेतृत्व करता थे चेरो राजवंश के सदस्य अभी भी हैं वहां। इसके नेतृत्व करता थे भूषण सिंह। पलामू के गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर जो एक विवाद था, है ना, वह एक तो कारण था जो भूषण सिंह को विद्रोही बनाया। दूसरा यह भी था कि अंग्रेजों द्वारा बहुत भारी कर आरोपित कर दिया गया था। कर्नल जोन्स ने इस विद्रोह का दमन किया। 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई और इसके बाद पलामू रियासत को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। फिर उसके बाद हो विद्रोह हुआ 1820 से 1821 ईस्वी के बीच। जो कोल्हान क्षेत्र है उसमें यह हो विद्रोह हुआ। हो जनजाति द्वारा किया गया था। राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार किया गया, है ना, यह एक कारण था बहुत बड़ा। और दूसरा यह कि आदिवासियों का लगातार शोषण हो रहा था। मेजर रफसेज उन्होंने ही नेतृत्व किया विद्रोह को दबाने का। और चाईबासा के युद्ध में हो लड़ाकों ने कड़ा मुकाबला किया, परंतु अंततः उन्हें आत्मसमर्पण ही करना पड़ा और मेजर रफसेज की नेतृत्व वाली अंग्रेज सेना को विजय प्राप्त हुई। आगे चले हम कोल विद्रोह को देखें। कोल विद्रोह कोल विद्रोह 1831-32 के बीच हुआ। छोटा नागपुर, इसके अंतर्गत रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूम वगैरह का इलाका आता है। इसके नेतृत्व करता थे बुद्धू भगत, बिंदी राय मानकी और सुई मुंडा। कारण क्या था? कारण था आदिवासियों की जमीन को छीनकर बाहरी लोगों को दिया जा रहा था, दीकुओं को दिया जा रहा था ठेके पर। यह एक पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कोल विद्रोह पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। बुद्धू भगत इस विद्रोह में अपने पुत्रों और सैकड़ों साथियों के साथ वीर गति प्राप्त किए। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप एक डेवलपमेंट हुआ। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और इस प्रकार के विद्रोह पुनः ना हो सके इसको ध्यान में रखते हुए। फिर संथालों का विद्रोह हुआ 1855 से 56 के बीच। संथाल या भागलपुर से राजमहल तक का जो क्षेत्र है जिसे दामिने कोह कहा जाता है ना, उसमें यह संथाल विद्रोह हुआ। नेतृत्व करता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, चारों भाई थे। कारण क्या था? जमींदारों, महाजनों और ब्रिटिश पुलिस
द्वारा सामूहिक रूप से जो शोषण किया जा रहा था वही कारण था। कॉमन कारण है यह, है ना। दूसरी बात, इन लोगों की जो एक व्यवस्था थी, पंचायत व्यवस्था और पढ़ा व्यवस्था, माझी व्यवस्था और पढ़ा व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन की इन लोगों की अपनी पद्धति थी, जबकि ब्रिटिशर्स जो थे वो यूनिफॉर्म लॉ लागू करना चाह रहे थे पूरे क्षेत्र में, और फलतः ये इनके कानून में इनका जो प्रैक्टिसेस था, इनकी जो अपनी पंचायती व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप करते थे। फलतः इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और इन चारों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया और एक विद्रोह हुआ जिसे इतिहास में संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 30 जून 1855 को भगनीडीह की सभा में विधिवत इसकी घोषणा हुई, है ना। और यहां पर नारा दिया गया, अपना देश अपना राज्य। सिद्धू और कान्हू ने खुद को यही 30 जून 1855 को भगनीडीह में ईश्वरीय दूत घोषित किया। समझ गए। आगे हम चलें। इस विद्रोह को दबाने आए मेजर बारो, है ना। मेजर बारो आए लेकिन मारे गए, हत्या हो गई। तब आए जनरल लॉर्ड ने आते ही यहां पर मार्शल लॉ लगा दिया और फिर उसके बाद इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। इसके बाद संथाल परगना नाम का एक नया जिला बनाया गया और पहले की व्यवस्था जो थी पढ़ा पंचायत और माझी व्यवस्था, उसको पुनः लागू कर दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि शहादत के बाद ही, मतलब सिद्धू कान्हू चांद भैरव का जो यह शहादत थी वह बेकार नहीं गई, है ना। इन संथाल लड़ाकों की शहादत बेकार नहीं गई, ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। जस्ट कॉज के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। आगे बढ़े। फिर सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 के बीच हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र था। विभिन्न मुंडा जनजाति के सरदारों ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। इनका भी वही रीजन था। दीकू जो आए थे इनकी भूमि हड़प रहे थे और इन्हें बेगार श्रम करने के लिए, बलात् श्रम करने के लिए विवश किया जा रहा था, है ना। 40 वर्षों तक यह आंदोलन चला इन लोगों का, है ना। मुख्य रूप से एक कानूनी और संवैधानिक लड़ाई थी जिसका उद्देश्य था अपनी पारंपरिक खूंट कट्टी प्रथा को वापस पाना। खूंट कट्टी प्रथा एक्चुअली है क्या, यह हम समझें। खूंट पट्टी प्रथा एक सामूहिक कृषि की पद्धति है। इसके अंतर्गत जंगल से भूमि को आजाद करके समूह में लोग ऐसा काम करते हैं और फिर समूह में खेती करते थे। फिर जो खेती की उपज होती थी उसे आपस में बांट लेते थे। तो यह खूंट कट्टी प्रथा जो थी उसकी वापसी की लड़ाई थी, है ना। इसे मुल्की लड़ाई भी कहा गया, है ना। यह आंदोलन आगे चलकर बिरसा मुंडा के विद्रोह का आधार बना। सरदारी आंदोलन 40 वर्षों तक चला आंदोलन, 1858 से लेकर 1895 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देखें। मुंडा विद्रोह, इससे संबंधित प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 45वीं, 47वीं, 48वीं से 52वीं, 66वीं और 70वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी के बीच चला। रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह हुआ। नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा और कारण था वही सामूहिक खेती की जो परंपरा थी, खूंट कट्टी प्रथा, उसको खत्म करना एक कारण। दूसरा कारण ईसाई मिशनरियों का बढ़ता हस्तक्षेप, बढ़ता प्रभाव, है ना। इससे क्या हुआ, विद्रोह की भावना हुई और इससे जो है महान उलगुलान, माने महान हलचल या उलगुलान कहा जाता है। जो बिरसा मुंडा थे उनसे वो आनंद पांडे से दीक्षा प्राप्त कर वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए थे। वैष्णव धर्म में वो थे।
बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का अवतार घोषित किया। उन्हें धरती आबा भी कहा जाता था। उन्होंने एक नए धर्म बिरसाइत की घोषणा की। बिरसा मुंडा को सिंह बोंगा, है ना, अर्थात विष्णु का अवतार घोषित किया गया। उन्हें धरती आबा भी कहा जाता था। उन्होंने एक नए धर्म बिरसाइत की शुरुआत की। गया मुंडा एक आदिवासी सेनानी थे, है ना, ये बिरसा मुंडा के सेनापति थे, है ना। डोंबरी की पहाड़ी है, वहां पर अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ और 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 जून 1900 को जेल में, रांची की जेल में हैजा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, है ना। अब इसी विद्रोह का परिणाम था कि वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ और खूंट कट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। स्थानीय समुदायों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये सारे परिवर्तन किए गए। चलिए आगे। फिर ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो है वह 1914 में हुआ। यह गुमला छोटा नागपुर में, है ना, क्षेत्र में है। नेतृत्व किया था जतरा भगत। कारण क्या था? धार्मिक और सामाजिक सुधार उद्देश्य था। दूसरा, यह ब्रिटिश शासन का विरोध बाद में इनके कार्यक्रम में शामिल हो गया। सांस्कृतिक सुधार आंदोलन था, यह मूल बात है। ताना भक्तों ने मांस, मदिरा और बलि प्रथा का त्याग किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था और गांधी जी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। इनका भजन भी बहुत लोकप्रिय हुआ था, जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों के बाहर भी। देखिए कुछ अन्य विद्रोहों को देखते हैं। देखिए वहाबी आंदोलन, मुस्लिम धर्म की शुद्धि से संबंधित यह आंदोलन था, वहाबी आंदोलन, है ना। इसमें जो रेडिकल इस्लाम के तत्व होते हैं, मौलिक इस्लाम के जो तत्व होते हैं, उनको शामिल करने से संबंधित यह आंदोलन था। शुरुआत माने इसके नेतृत्व करता थे भारत में सैयद अहमद बरेलवी, और पटना में विलायत अली और इनायत अली नामक 2 व्यक्ति थे, वो इसके नेतृत्व करता थे। भारत में जो पटना ही इसका सबसे बड़ा केंद्र था, है ना, और इनका उद्देश्य था भारत को दारुल हर्ब की इन्होंने व्याख्या की, ब्रिटिश शासन में से मुक्ति, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, मतलब इस्लामिक राष्ट्र बनाना, है ना। चलिए, अंग्रेजों को इन्होंने बहुत बड़ी चुनौती दी। फिर अंबाला अभियान हुआ 1863 ईस्वी में, जिसके बाद यह आंदोलन दबा दिया गया। अंबाला अभियान, महत्वपूर्ण तथ्य अंबाला अभियान, ठीक है। फिर आइए कुछ स्थानीय विद्रोहों को देख लें। नुनिया विद्रोह। नुनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ। बिहार सोरा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी था। सोरा के कई उपयोग हैं, है ना। KNO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसके कई उपयोग थे, जैसे बारूद में, प्रिजर्वेंट के रूप में बहुत सारे उपयोग थे सोरा। तो इसका जो उत्पादन होता था तिरहुत क्षेत्र, सारण क्षेत्र, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पूर्णिया वगैरह में। और बिहार में एक जाति है नुनिया। नुनिया जाति के लोग सोरा उत्पादन में सक्रिय थे। इस जाति के लोगों ने ही इस विद्रोह का नेतृत्व किया, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह सोरा के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहती थी और नोनिया लोगों का वह शोषण कर रही थी, है ना। अब नोनिया लोग क्या किए? चोरी छिपे